श्रीमती रितु अरोरा, आपकी सिविक्स टीचर। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोग सिविक्स के अर्थात नागरिक शास्त्र खंड क दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। आज उसी दूसरे अध्याय का 7वां वीडियो आपसे मैं शेयर करूंगी, आपको उसके बारे में समझाऊंगी। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में जाना। मौलिक अधिकार क्या हैं, राज्य के द्वारा, संविधान के द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन पर रोक कब और कैसे लगाई जा सकती है, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। छठे वीडियो में हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व से आशय राज्य के संचालन के लिए निर्देश से हैं। ये तत्व राज्य के लिए आदर्श हैं। वस्तुतः ये राजनीतिक घोषणा पत्र, नैतिक आचार संहिता और प्रशासन के मार्गदर्शक के रूप में। तो भारतीय संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, जिसमें 5 प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2 नीति निर्देशक तत्व, आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व कि किस प्रकार सरकार आर्थिक सहायता की व्यवस्था करेगी, संपत्ति के वितरण के संबंध में, उत्पादन के साधनों के वितरण के संबंध में, श्रमिकों के संरक्षण के, यानी अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित जितने तत्व थे वो आर्थिक सुरक्षा संबंधित तत्व। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। समाज की प्रगति कैसे हो सकती है, कैसे जन स्वास्थ्य का विकास हो सकता है, नारियों का उत्थान कैसे हो सकता है, क्यों उनको समान वेतन नहीं दिया जाता पुरुषों के, या मद्य निषेध, मदिरापान पर रोक लगाई जानी चाहिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किए जाएं, और जो सबसे आवश्यक है सामाजिक प्रगति में कि बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग तीसरा नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, शासन सुधार संबंधी तत्व। संविधान के अंतर्गत इन तत्वों का वर्णन करने का उद्देश्य यह भी है कि देश का शासन ठीक प्रकार से संचालित हो तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। शासन मतलब जनता की भलाई हो, लोक कल्याणकारी, जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाएं, राज्य का उद्देश्य हो जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना। तो इससे संबंधित नीति निर्देशक तत्व पहला समान आचार संहिता। संविधान में देश के समस्त नागरिकों के लिए समान आचार संहिता निर्धारित की गई है, यानी सभी लोगों के लिए एक समान आचार संहिता है, यानी सबको एक जैसा व्यवहार करना है, जिसमें सबके साथ न्याय हो सके और देश के प्रशासनिक व्यवस्था संतोषजनक बनी रहे। दूसरा है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयास करेगा। राज्य उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन करने योग्य बनाएगा, क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं को हम केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लाएंगे तो देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी समस्याओं को हम पंचायत स्तर पर ही अगर समाधान हो सके तो उससे गांव का विकास अपेक्षाकृत अधिक संभव हो पाएगा। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा। न्यायपालिका को स्वतंत्र होना नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। चौथा है सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व। नागरिकों के सांस्कृतिक विकास संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो निम्नलिखित हैं।
पहला, दलित वर्गों का विकास। अनुच्छेद 46 में, संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया कि दलित वर्ग का आर्थिक और शैक्षणिक विकास करना राज्य का कर्तव्य होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग का विकास हो और एक वर्ग का विकास न हो। राज्य का दायित्व है कि देश में रहने वाले सभी वर्गों का समान विकास हो, चाहे वह दलित हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति हो। सभी वर्गों के लिए आर्थिक शैक्षणिक विकास करना यह राज्य का दायित्व है। कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि देश में जो भी कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक हैं, भवन हैं, उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी राज्य का होगा। बच्चों, जैसे आनंद भवन आपके इलाहाबाद शहर में, ये एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी रहते थे, उनका ये घर था। तो वर्तमान समय में उसमें कुछ नहीं है, उसको एक म्यूजियम के लिए, जनता के लिए खोल दिया गया। इसी प्रकार से जितनी भी पुरानी ऐतिहासिक या कलात्मक इमारतें हैं, उनकी रक्षा करना भी राज्य का दायित्व होगा। पांचवा और आखिरी नीति निदेशक तत्व है राज्य की शांति और सुरक्षा संबंधी तत्व। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विशेष महत्व। विदेशों में बिना पारस्परिक सहयोग, सौहार्द और मैत्री की भावना के कोई भी राष्ट्र समुचित विकास नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दिशा में वांछित प्रयास करना प्रत्येक राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य है। इसी तथ्य को दृष्टि में रख करके भारतीय संविधान में कुछ निर्देश राज्य को दिए गए हैं। और ये निर्देश क्या हैं बच्चों? इन निर्देशों को पहला, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करेगा। केवल अपने देश में ही हमें शांति और सुरक्षा का वातावरण नहीं करना, अपने देश में तो करना ही है, वो तो राज्य का दायित्व है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा का प्रयास करना ये हमारा दायित्व है। ऐसे नीति निदेशक तत्वों में कहा गया। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के आधार पर निपटाने का प्रयत्न करेगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो, चाहे जल संबंधी विवाद हो, चाहे भूमि संबंधी विवाद हो, मध्यस्थता के आधार पर दोनों की ओर से कुछ व्यक्ति बैठ जाएं और मध्यस्थता करें, या तीसरी पार्टी को बुला लें जो हम दोनों देशों के बीच बात सुन करके एक सही निर्णय पर पहुंच जाए। तो इस तरीके से मध्यस्थता के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करने का प्रयास किया जाए। राज्य अन्य राज्यों से न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध रखे। न्यायपूर्ण संबंध होना चाहिए। हम न झुकेंगे और न किसी को झुकने देंगे, न्याय करेंगे, जो सही है उसी का साथ देंगे। और सम्मानपूर्ण, जैसे हमारा देश है वैसे ही दूसरा देश है, तो सम्मानपूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए और न्यायपूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए। और लास्ट है, जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाने का भारत प्रयास करे। यानी हम भी जिएं, हम अपना भी विकास करें और दूसरे का भी विकास होने दें, दूसरे के विकास में किसी तरीके का अवरोध उत्पन्न न करें। जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास करते हुए राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि विश्व के सभी देश अपने पारस्परिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन करें। तो नीति निदेशक तत्वों, सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इन तत्वों के माध्यम से भारत में आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी और भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा या बनने का प्रयत्न करेगा। यद्यपि नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई बाध्यकारी कानूनी शक्ति नहीं है, इसके संबंध में कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, किंतु इन्हें लागू करने के लिए जनमत की संगठित शक्ति है, जिसकी अवहेलना सरकार के लिए आसान नहीं है,
क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष बाद सरकार को मतदाताओं के सम्मुख मत मांगने आना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में 5 वर्ष के लिए सरकार का चयन होता है। 5 वर्ष बाद पुनः सरकार अपना जितना भी उसने अर्जित किया होता है, जो भी उसने कार्य किया होता है, उसको जनता के सामने रखती है, अपनी बातों को बताती है, तब जनता उन्हें पुनः चुनती है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा के भाव से नहीं देख सकती। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को अपनाना राज्य का एक नैतिक दायित्व हो जाता है। तो इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व अति आवश्यक हैं राज्यों के लिए, राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए, जिसके बिना एक राज्य का भी पूर्ण विकास संभव नहीं हो सकता। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बोर्ड में भी आता है कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर 2 अंतर पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, विस्तृत प्रश्न हो जाएगा, तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में विस्तार से अंतर बताइए। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है। मौलिक अधिकार किसके लिए बच्चों? मौलिक अधिकार जनता के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, देश के नागरिकों के लिए। वहीं सरकार के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए बनाई गई। तो जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार विशेष रूप से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं और नीति निर्देशक तत्व संपूर्ण समाज के हित के लिए सरकार को प्रेरित करते हैं। बच्चों अंतर बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही अंतर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर 2 अंतर पूछे तो अति लघु प्रश्न के रूप में आएंगे, 4 अंतर पूछे तो लघु प्रश्न के रूप में भी पूछे जा सकते हैं और नहीं तो विस्तृत प्रश्न के रूप में दोनों का संबंध पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों में अंतर ये है कि मूल अधिकार होते हुए भी नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। निर्देशक सिद्धांत राज्य अधिकारियों के लिए नैतिक आदर्श के रूप में है, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी मूल अधिकार के पीछे कानूनी शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों का अतिक्रमण होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटका सकता है, न्यायालय में याचना दे सकता है, न्यायालय में अर्जी दे सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का पालन न होने पर हम कहीं भी किसी की भी शरण में नहीं जा सकते। मूल अधिकारों को लागू करने में कानून की बाध्यकारी शक्ति निहित है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे केवल नैतिक शक्ति है बच्चों, यानी नैतिक रूप से हम बाध्य हैं, लेकिन हम नैतिकता का पालन कितना कर रहे हैं ये एक देश के सरकार पर निर्भर करता है। तो इन सिद्धांतों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, यानी अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम कानून का दरवाजा खटका सकते हैं, नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति सकारात्मक है कि ऐसा करना आपके लिए अनिवार्य होगा, तो वहाँ सकारात्मक है। ग्लैंडहिल ने दोनों में अंतर बताते हुए लिखा है, मूल अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेधात्मक आज्ञाएं हैं, इनके द्वारा राज्य को यह आदेश दिया गया है कि उसे लोगों के इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के पवित्र अधिकार हैं। इसके विपरीत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। ये अंतर बच्चों बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकार जो प्रदान किए गए हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं।
और अगर हमारे अधिकारों को कोई छीनता है, हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है, तो हम कानून का दरवाज़ा खटका सकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्वों के पीछे ऐसा नहीं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जबकि भाग 4 में नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, जबकि भाग 4 में नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। जहां मूल अधिकार द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहीं नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने इस कारण निदेशक सिद्धांतों को सामाजिक आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा भी कहा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत और मूल अधिकारों में क्या अंतर है। मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा, और इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। 5 अंतर आप अपनी कॉपी में लिख करके इसको याद कर लीजिए, तभी आपको स्पष्ट होगा। बच्चों, बस एक दिन का टॉपिक इस चैप्टर में रह गया है। आज हम 7वां वीडियो बना रहे हैं। एक दिन का टॉपिक मूल कर्तव्य क्या है। जैसे हमें मूल अधिकार मिले हैं, नागरिकों को मूल अधिकार मिले हैं, राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व हैं, इसी तरह देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। हमें अधिकार तो मिले हैं, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। वो कर्तव्य, मूल कर्तव्य क्या क्या हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए ये जितना पढ़ाया है इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे बच्चों। पहला, नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो मैंने अभी आपको बोला भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। और तीसरा है, किसी एक नीति निदेशक तत्व का वर्णन कीजिए। तो ये आज के लिए बच्चों इतना ही। केवल एक दिन का ये टॉपिक और रह गया, उसके बाद हम लोग इसके विस्तृत प्रश्नोत्तर करेंगे। तो जितना करते जाइए बच्चों कॉपी में, उतना याद करते जाइए, क्योंकि एकदम से आपके ऊपर बोझ पड़ेगा तो आप याद नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, रोज़ का रोज़ अगर समझते जाएंगे, याद करते जाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी है। और आसान सा चैप्टर है बच्चों। आपको क्या अधिकार मिले हैं आपको मालूम होना चाहिए, तो उसी से संबंधित है आपका चैप्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।